स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे जो आपका यूपी टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इससे रिलेटिव प्रश्न होंगे। जितने भी रिलेटिव प्रश्न हैं आपके आगामी यूपी टेट जो 2026 जनवरी में होने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो शूट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना। चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। हिंदी दिवस की बात करेंगे तो देखिएगा, हिंदी दिवस का मुख्य रूप से आप इंपॉर्टेंट डे याद रखेगा। 14 सितंबर है कि 20 दिसंबर है कि 5 जून है कि 16 सितंबर है। आपको बता दें जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसको मनाने का सर्वप्रथम याद रखेंगे आप लोग, जैसे कि हिंदी दिवस का सर्वप्रथम मनाने का जो उद्देश्य रहा या स्टार्टअप समय रहा, 14 सितंबर 1949 से जो हिंदी थी उसे हम आधिकारिक भाषा घोषित किया गया इसी दिन, और इसी दिन से प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये भी बात याद करेंगे कि जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है, तो हिंदी स्वयं एक शब्द है ना, ये फारसी भाषा है। क्या दोस्तों? फारसी। इसको याद रखेंगे। ये भी प्रश्न बना हुआ है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का है। और ये भी याद रखेंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न भी बन सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी डे जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात याद रखेंगे। भारत के साथ साथ जो मॉरिशस एक देश है, इसको भी याद रखेंगे। मॉरिशस जो देश है, यहाँ भी जो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ जो हिंदी होती है उसको लिखने और बोलने दोनों में इसका हम प्रयोग करते हैं। लिखने और बोलने दोनों में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखेंगे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को इसे आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, उसी दिन से मनाया जा रहा है। हिंदी स्वयं में एक फारसी भाषा है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और मॉरिशस एक ऐसा देश है जो यहाँ पे लिखने और बोलने में हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। एक बात ये भी याद रख लेंगे, अगर बात बनी है दोस्तों तो इसको भी याद रखेंगे। जो आपका भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल अनुच्छेद 343 से लेकर और आपका 351 तक का जो प्रावधान है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में हिंदी के भाषा या इसके प्रस्थान के लिए या उत्थान के लिए बातें कही गई। इसको आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी क्रम में मैं अगला भी याद कर लूँ। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, यही आपको बताना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वर्णमाला को आपका 2 भागों में बांटा गया है, कि आपका 3 भागों में बांटा गया है, कि आपका 4 भागों में, कि आपका 5 भागों में। तो देखिएगा वर्णमाला को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को स्वर और व्यंजन में बांटते हैं। किस में बांटते हैं दोस्तों? स्वर और व्यंजन में बांटते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? याद रखेंगे 11 है। और व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है दोस्तों? 41 है। इसको आप याद रखेंगे। और पूरे आपका पहले तो 52 व्यंजन हुआ करता था, लेकिन अब हिंदी आयोग द्वारा याद रखेंगे एक व्यंजन और बढ़ा और आप याद रखेंगे 53 व्यंजन हो गए हैं। जो आपका 53वां व्यंजन है वह ऐसे इस भाषा में लिखा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान देते रहेंगे। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि संग्राम में उपसर्ग बताना है। जो एक शब्द है संग्राम और इसी में आपका उपसर्ग बताना है। याद रखेंगे ये जो आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो आप अ का मात्रा देख रहे हैं ना, इसको आप लोग न के भाव में पढ़ते हैं, न के भाव में पढ़ते हैं, याद रखेंगे। और ये जो होता है सॉरी न के भाव में कर रहे हैं, म के भाव में पढ़ते हैं। और यह जो होता है ना, इसको जब आप तोड़ेंगे तो स आधा म और धन के ग्राम में टूटेगा, याद रखेंगे। और जो उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग की परिभाषा होती है या किसी शब्द के कहाँ लगते हैं, याद रखेंगे। उपसर्ग बहुत ज़्यादा यूपी टेट में बनता है। उपसर्ग आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वह मूल शब्द के कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं, यही बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा सम धन के ग्राम में टूटेगा और इसमें उपसर्ग क्या होगा? ए वाला आपका सम होगा। ये जहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखते रहेंगे, ठीक है। जो अह का मात्रा होता है वह म के भाव में निकल कर आता है। जहाँ कहीं भी ऐसे लिखे तो आप सम में इसको तोड़ेंगे और आधा म में तोड़ेंगे। आगे देखेंगे अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का है, याद रखेंगे। अधिकारी में अधिकारी का आप संधि विच्छेद करिए, याद रखेंगे। और अधिकारी का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें होगा अधिधन के कार, याद रखेंगे। अधिकारी का संधि विच्छेद होता है अधिधन के कार। और जो इसमें उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। और अधि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, यही आपको बताना है कि ओष्ठ वर्ण क्या है, आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे आपका अ है कि आपका आ है कि आपका ई है कि आपका ऊ है।
याद रखेंगे। मैं आपको यहीं पे बता दूं, स्वर जो होते हैं कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी में आपका अनुस्वार अयोगवाह जो होता है, ठीक ना, अयोगवाह होता है, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। क्या होता है, विसर्ग होता है, ठीक ना। इसको हम स्वर के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक ना। जिसको आप लोग देखे होंगे, ये जो आपका अंग है और जो आपका अ है, इसको विसर्ग बोलते हैं, इसी भाव में इनका निकल कर आता है, ठीक है। अब देखिएगा, स्वर जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, ठीक है। तो आप इसी क्रम में देखेंगे कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन है, अर्थात किनका उच्चारण ओठ से होता है या ओठ के प्रयोग से होता है, यही बताना है। और देखिए, इसको कंठ ध्वनियां बोलते हैं। आ ये भी नहीं होगा दोस्तों, ई ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऊ, जब ऊ को हम उच्चारण करेंगे तो इसमें हम ओष्ठ का प्रयोग करेंगे। और इसमें से कौन ओष्ठ वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जो ऊ है ना दोस्तों, ये ओष्ठ वर्ण है, इसको आप लोग याद रखते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। उष्म व्यंजन कौन सा है, ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक ना। ये आप याद रखेंगे, 2011 से आपका 2022 तक के जितने भी यूपी टेट कराए गए, उसमें यह प्रश्न बना है कि उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। आपको बता दूं, ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकले, उसे उष्मी या उष्मी संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। उष्म संघर्षी व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन इसे हम बोलते हैं, उष्मी व्यंजन या उष्म संघर्षी व्यंजन इसका नाम देते हैं। और इनकी संख्या अगर पूछ दे कितनी होती है, तो इनकी संख्या 4 होती है, याद रखेंगे। इनको ऐसे कहते हैं, स, ए वाला स और ह, इसको हम क्या बोलते हैं, उष्मी व्यंजन या उष्मी संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बन सकता है कि उष्मी व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं आप लोगों ने देखा, या किनको कहते हैं, तो इनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इसे हम उष्मी व्यंजन के नाम देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्षत्रिय वर्ण किसके योग से बना है। याद रखेंगे, जो हिंदी वर्णमाला में क्षत्रिय है, इसे संयुक्त वर्ण बोलते हैं, याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण बोलते हैं। और संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, कोई ये भी पूछ ले तो याद रखेगा 4 होती है। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं, क्षत्रिय है, आपका त्र है, आपका अज्ञा है और आपका श्रेय है। ये बात याद रखेंगे, यही आपके संयुक्त वर्ण है, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रत्येक को बता रहा हूं। जो आप छतरी देख रहे हैं ना दोस्तों, यह किसके निर्माण से बना है, तो याद रखेंगे, एक क और आपका आधा क्या मिलेगा इसमें, आप आधा आपका मिलेगा स, इसके निर्माण से बना है। जो त्र देख रहे हैं, आधा त और इसके बाद र से मिलकर बना है। या जो अज्ञा देख रहे हैं, आधा ज और पूरा इया से मिलकर बना है। और ये जो देख रहे हैं श्र, आपका ये बड़ा वाला स और ये र से मिलकर बना है, इसको याद रखेंगे। प्रत्येक का निर्माण इसी से हुआ है। और यही पूछा है कि छतरी का वर्ण किसके योग से बना है, तो याद रखेंगे क और स से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। कहीं आपका ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है, याद रखेंगे कि क्षत्रिय वर्ण के पहले कि कौन सा वर्ण आता है, यही बताना है दोस्तों। तो इससे पहले आपका क आता है, ये भी याद रखेंगे। ये भी प्रश्न बन चुका है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है एक ही वर्ण का 2 बार पुनरावृत्ति हो, उसे हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं, ठीक ना। पुनरावृत्ति, एक ही वर्ण का 2 बार हो जाए ना, तो उसी को हम लोग पुनरावृत्ति बोलते हैं। देखिए उत्साह में ऐसा कोई द्वित्व व्यंजन नहीं रहा। इलाहाबाद में एक ही वर्ण का लगातार नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, यहाँ पुनः में भी नहीं हुआ। देखिए दिल्ली जो शब्द है ना दोस्तों, दिल्ली में जो ल वर्ण है, ल वर्ण का 2 बार पुनरावृत्ति हो गई, इसी को हम द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। द्वित्व व्यंजन वे होते हैं एक ही वर्ण का लगातार 2 बार यूज कर लिया जाए, उसे हम द्वित्व व्यंजन की संज्ञा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर की बात करेंगे। 9 नंबर क्या कर रहा है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है। याद रखेंगे, जो विराम चिन्ह होते हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे, विराम चिन्ह का एक चैप्टर है। और विराम चिन्हों को आप ध्यान रखेंगे, ये कामता प्रसाद है, विराम चिन्हों के बारे में यही बताए हैं। तो कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न बन सकता है। तो कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, 20 बताई है, इसको याद रखेंगे। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। यही बताना है कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है, मतलब प्रश्नवाचक विराम चिन्ह कौन सा है, याद रखेंगे। तो जो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह होता है, याद रखेंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसी क्रम में कुछ ऐसे प्रश्नवाचक बता दूं जो आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछता है। एक पूछ देता है कि अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, तो अल्प विराम का ऐसे होता है दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे रुका जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अगर पूछ दे कि अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है,
अर्ध विराम का आपको कहीं पूछे तो अर्ध विराम का चिन्ह आपका ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछ दे पूर्ण विराम, मतलब किसी भी भाषा को या किसी भी वाक्य को पूरा पूरा होने पर लगाते हैं, जो याद रखेंगे पूर्ण विराम का अगर चिन्ह पूछेगा तो सीधा आपका खड़ी पाई होता है। इसको आप लोग देखेंगे। एक प्रश्न ऐसा भी बन जाता है जिसको विस्मयादि चिन्ह बोलते हैं, याद रखें। कहीं भी आश्चर्यचकित वाली बात करता है तो वहाँ पे इसका हम प्रयोग करते हैं, विस्मयादि चिन्ह का ऐसे लगाते हैं दोस्तों, इसका चिन्ह होता है। याद रखें, कहीं लिखते समय कुछ चीज़ें छूट जाती है, वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं हंस पद का, और जो भी चीज़ लिखते हैं वहाँ पे हंस पद का ऐसे करके हम उसके नीचे छूटी हुई बात को लिख देते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। और एक प्रश्न और बता दूं, जैसा कि आप लोग कहीं भी परिभाषा या डिफिनीशन लिखते हैं तो याद रखेंगे एक शब्द होता है विवरण चिन्ह, और विवरण चिन्ह का जो सिंबल होता है, कैसे हेडिंग को ऐसे दागते हैं, ऐसे लगाकर ऐसे करते हैं, यही होता है विवरण चिन्ह का चिन्ह। इसको आप याद रखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका क हो गया, ग हो गया, ज हो गया और फ हो गया। ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत भाषा की ध्वनि है कि अरबी फारसी की है कि अंग्रेजी की है कि दक्षिण भाषाओं की है? जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल ही जाएगा कि जो आपका क हो गया, ग हो गया, ज हो गया, ब हो गया, ये सभी ध्वनियाँ कहाँ से ली गई हैं? याद रखेंगे अरबी फारसी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, चलिए आपको आगे दिखाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है, यही बताना है दोस्तों। सबसे पहले देखिए, यहाँ से बहुत प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, या स्पर्शी व्यंजन कितने कहे जाते हैं? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25, ये भी याद रखिएगा। और स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो क वर्ग से लेकर, यहाँ पे याद रखिएगा, आपका क से वर्ग से लेकर आपका जो प वर्ग है ना, प वर्ग, क वर्ग से लेकर प वर्ग के व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। याद रखेंगे, या तो इसको ऐसे याद रखेंगे, क से लेकर आपका म तक के जितने भी वर्ण है ना, इनको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक ना, एक प्रश्न तो ये बन गया। अब देखिएगा, कंठ ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण आपके कंठ से हो उसको हम कंठ ध्वनियाँ बोलते हैं। कंठ ध्वनि का कौन कहलाती है? क वर्ग कहलाता है। क वर्ग में आपका क, ख, ग, घ ये सभी आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको यहीं पे बता दूं, एक होता है कंठ हो गया, कंठ के बाद आपकी तालु ध्वनियाँ आती है। ठीक है, तालु ध्वनियाँ कौन सा वर्ग के है? तो च वर्ग का, जितना च, छ, ज, झ जो है ना दोस्तों, ये आपकी तालु ध्वनियाँ है। कंठ ध्वनियाँ क वर्ग हो गया। इसके बाद आपका आता है मूर्धा ध्वनियाँ। तो मूर्धा ध्वनियाँ के जो आपका ट वर्ग है ना, ये मूर्ध ध्वनियाँ के अंतर्गत आता है। इसको भी याद रखेंगे, ट, ठ, ड, ढ, ये भी हो गया दोस्तों। याद रखेंगे, आपका आता है दंत ध्वनियाँ। कौन सी ध्वनि दोस्तों? जिसका उच्चारण में दांत का प्रयोग हो। दंत ध्वनियाँ जो होती है तो वर्ग का होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद आपका एक प्रश्न और बन जाता है कि वष्ट ध्वनिया का कौन सा वर्ण है, या वष्ट ध्वनि किसे कहते हैं? जो आपका प, फ, ब, भ, म ये जो आता है ना, ये आपका जो प वर्ग है ना, यह वष्ट ध्वनि के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग याद देते रहेंगे, इसको समझते रहेंगे, यही चीजें होती हैं दोस्तों। इसको आप मतलब कि उच्चारण स्थान से प्रश्न यहाँ से बन जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक प्रश्न और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए अघोष लिख दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि अघोष किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी देख लीजिए। अभी पूछ देगा कि सघोष या घोष किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न देख लीजिए। आपको मैं बता दूँ, जो अघोष होता है ना, प्रत्येक वर्ग का, जो आप क, ख, ग, घ देख रहे हैं ना, यहाँ पे क हो गया, यहाँ पे ख हो गया, यहाँ पे ग हो गया, यहाँ पे घ हो गया, यहाँ पे अंग हो गया। तो अघोष अगर पूछ देगा कि इसमें आपका अघोष क्या है, याद रखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष होता है। और याद रखेंगे, इसके बाद आपका 3 बच गया, इसके बाद आपका 4 बच गया, और इसके बाद आपका 5 हो गया, ये आपके सघोष वर्ण कहलाते हैं। याद रखेंगे, और सभी सघोष के साथ सभी स्वर आपके क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इतनी बातों को ध्यान रखेंगे। अब इसमें कोई पूछे कि अघोष क्या है, आपका क अघोष है, ख अघोष है। कोई पूछे सघोष क्या है, आपका ग सघोष है, घ सघोष है, अंग सघोष है। कोई पूछे अ आ ई क्या है, तो याद रखेंगे अ आ ई आपका किसके अंतर्गत आएगा? स्वर के सघोष के अंतर्गत आएगा। याद रखेंगे। यहीं पे मैं आपको कुछ क्लियर करा दूं, अल्प प्राण, याद रखेंगे अल्प प्राण बहुत बनता है। और यहीं पे क्लियर करा दूं महाप्राण, ये भी प्रश्न बहुत बनता है। अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम वायु निकले, या कम दबाव पड़े, या कम मेहनत करना पड़े, उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में जो आपकी स्वर ग्रंथि है, इनको ज्यादा प्रभाव पड़े या ज्यादा इनको परिश्रम मेहनत करना पड़े, उसे हम महाप्राण बोलते हैं। अल्प प्राण का जो एग्जाम्पल होगा, याद रखेंगे प्रत्येक वर्ग का 1,
3 और 5 आपका अल्प प्राण होता है और 2 और 4 जो होता है आपका महाप्राण होता है। याद रखेंगे इस चीज़ों को, इतनी चीज़ें आप बहुत बढ़िया से याद रखेंगे। और मैं बता दूं एक बात और याद रखिएगा, अल्प प्राण कौन कौन सा होता है, जो आपका अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं, य, र, ल और व, यह आपके अल्प प्राण कहे जाते हैं। और महाप्राण आपके जो आपको उसमें संघर्षी व्यंजन है, स और ह, ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इन भी चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक ना। इतनी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब चलेंगे दोस्तों अपने प्रश्न की तरफ कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि और अघोष और महाप्राण ध्वनि क्या है, सभी को इसी में बताना है। स्पर्श व्यंजन क्या है, याद रखेंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या सभी है दोस्तों, सभी आपका स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे, ये तो आपको पता है। अब देखते हैं कंठ ध्वनियां, याद रखेंगे क भी कंठ ध्वनि है, ग भी कंठ ध्वनि है, ख भी कंठ ध्वनि है और घ भी कंठ ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन भी हो गया, कंठ ध्वनि भी हो गई। अब हम देखेंगे अघोष, और आपको पता है कि अघोष जो होता है ना, 1 और 2 जो कहलाते हैं आपके अघोष कहलाते हैं। आपका क और ख याद रखेंगे, ग भी गलती हो गया, घ भी गलती हो गया। अब तक का आपका प्रश्न सही है, क और ख। अब इसमें हम देखेंगे महाप्राण छाटेंगे। महाप्राण का जो आपको क्या मिलता है, महाप्राण 2 और 4 होता है, तो मतलब 2 और 4 मतलब कि ख आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ना, आपको पता है कि ये क्या है दोस्तों, ये अल्प प्राण है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको आप ध्यान देते रहेंगे। इतना चीज़ याद रखिए, आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे आप डिस्कशन वाली वीडियो पाएंगे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। इससे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका एक प्यार चाहिए। और प्यार किससे मिलेगा दोस्तों, आप केवल वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और याद रखेंगे ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपका हिंदी हो गया, आपका पर्यावरण अध्ययन हो गया, आपका संस्कृत हो गया, आपका CDP हो गया, आपका मैथ हो गया, जो आपका आगामी एग्जाम जो जनवरी 2026 में होने वाला है, उससे पहले मैं आपको सारे लेवल के प्रश्न को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है। याद रखेंगे सुशिक्षित में जो उपसर्ग है क्या है, यही बताना है आपको। 12 नंबर क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिएगा तो आपको मिलेगा। कहीं भी आपको उपसर्ग पूछे, सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कर दीजिएगा। सुधन के शिक्षित में टूट जाएगा। शिक्षित जो है इस शब्द का मूल शब्द है, और जो आपका सु है, सो दोस्तों ये आपका उपसर्ग है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, अब आप बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। आगे देखेंगे धड़ाक में प्रत्यय क्या है दोस्तों, यही बताना है दोस्तों। सबसे पहले इसको आप प्रत्यय पूछे, उपसर्ग पूछे, इसको तोड़ दीजिए। किसमें, धड़धन के आंख में टूटेगा, इसका विसर्ग कर दीजिए। और आपको पता है कि उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। और इसी में क्या पूछा है, प्रत्यय पूछा है, इसमें आंख प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत प्रश्न बनते हैं यूपी टेट में, इसलिए इसको रिवीजन मेरा कराना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। याद रखेंगे जब इस चीज़ को आप देखेंगे, इसमें सही विकल्प चुनना है। याद रखेंगे इसमें क्या चुनना है दोस्तों, प्रत्यय चुनना है। याद रखेंगे इसमें आपका प्रत्यय लिखना भूल गया, इसमें आप प्रत्यय चुनना है। प्रत्यय क्या होगा, याद रखेंगे। यहाँ पे तोड़िए इसको, मच्छरदानी को, ये किस में टूट जाएगा, मच्छर, और दन के दानी में टूट जाएगा। इसमें मूल शब्द मच्छर है और इसमें प्रत्यय क्या है दोस्तों, दानी लगा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान देते रहेंगे। आगे देखेंगे आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा, 15 नंबर की बात करेंगे। याद रखेंगे आधन के गमन होगा। आधन के गमन में टूट जाएगा, बिना समय लिए हुए मैं चलता हूं। इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे रसोईया में प्रत्यय बताना है। याद रखेंगे इसको भी हम तोड़ेंगे, या किस में टूटेगा, रसोई धन के ईया में टूटेगा, इसको याद रखेंगे। और इसमें जो प्रत्यय होगा दोस्तों आपका ईया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 17 नंबर की बात करेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है आपका सार्थक शब्द, जिसको पढ़ने से कुछ भी एक अर्थ निकले, और एक होता है निरर्थक शब्द, जिसको पढ़ने से कोई अच्छा सा अर्थ ना निकले या कोई भाव ना निकले, उसको निरर्थक, और जिससे अर्थ निकले उसको सार्थक। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, 18 नंबर की बात करेंगे। याद रखेंगे जो राज्यपाल में संज्ञा को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा संज्ञा, संज्ञा को बता दें दोस्तों, संज्ञा पूरी 5 प्रकार की होती है, जो आपका व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, इसके बाद भाववाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, और एक और होता है जिसको द्रव्यवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्रव्यवाचक बोलते हैं। इस संज्ञा के पूरे 5 प्रकार होते हैं, लेकिन यही पूछा कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। मैं बता दूं दोस्तों, जो आपके पद होते हैं ना, याद रखेंगे, राज्यपाल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक ना, चाहे मुख्यमंत्री हो गया, चाहे आपका प्रधानमंत्री हो गया, इसमें जो संज्ञा होती है ना, आपको याद रखेंगे, इसमें संज्ञा जो होती है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होती है। क्योंकि याद रखेंगे राज्यपाल कोई भी बन सकता है, ठीक ना, मुख्यमंत्री का पद कोई भी ग्रहण कर सकता है, ठीक ना, सीएम कोई भी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है, इसलिए यह एक जाति है, ठीक ना, याद रखेंगे यह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे किसमें भावना को व्यक्त किया गया है। भारत आपका क्या है दोस्तों? जातिवाचक है। मित्रता है कि आपका लड़का है कि आपका पेड़ है। याद रखेंगे पेड़ भी है जातिवाचक, लड़का भी है जातिवाचक, मित्रता जो है दोस्तों वह भाववाचक है। जैसे नहीं देखते वह मित्रता का भाव प्रकट कर रहा है, ठीक ना, वह मित्रता का भाव प्रकट किया, ठीक ना, मित्रता करना अच्छी है, ठीक ना, ये भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जहां कहीं भी भावनाओं को प्रकट करे वहां पे भाववाचक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 20 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प से सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी केवल एक व्यक्ति को डिनोट किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। सबसे पहले डी को देखिए, ममता जो है व्यक्तिवाचक है, पुस्तक जो है दोस्तों वो पुस्तकों की जातिवाचक है, वकील भी जातिवाचक है। व्यक्तिवाचक पूछा तो ये गलत हो जाएगा। बुढ़ापा भाववाचक है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा मिठास भाववाचक है, ये भी गलत हो जाएगा। व्यक्तिवाचक याद रखें, राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस किसी विशेष बुक का नाम है, गंगा जो है विशेष नदी का नाम है। याद रखेंगे इसमें जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर की बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जातिवाचक संज्ञा बताना है दोस्तों। याद रखेंगे कामायनी जातिवाचक नहीं है, रसीला जातिवाचक नहीं है, आम जातिवाचक नहीं है, वकील जो है दोस्तों याद रखेंगे वकील जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान देते रहेंगे। कवि का स्त्रीलिंग क्या है यही बताना है दोस्तों। इसको आप पढ़िएगा तो इसमें बताना है। याद रखिए, आपको पता है कि कवि का जो होता है कवित्री होता है, लेकिन इसमें स्त्रीलिंग के साथ साथ इसमें जो है ना आपका शुद्ध वर्तनी से भी प्रश्न बन गया कि आपको बताना है दोस्तों कवि को कवित्री कैसे लिखते हैं। याद रखेंगे तो जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कवित्री कौन सा रूप सही है। तो याद रखें कवि का जो कवित्री होता है ना, यह शुद्ध वर्तनी भी पूछ देता है, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे आप लोगों को पूछ देता है कि उज्ज्वला कैसे लिखते हैं। याद रखेंगे जब इसको आप ध्यान देंगे तो उज्ज्वला जो होता है वह ऐसे लिखा जाता है। ये भी बात तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। और एक बात और बनता है, त्योहार कैसे लिखा जाता है। जो त्योहार होता है वह ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना। स्कूल कैसे लिखा जाता है, ये भी प्रश्न बनता है, स्कूल ऐसे लिखा जाता है। ईश्वर का भी शुद्ध वर्तनी देने के लिए कह दिया है तो ईश्वर भी आपको बता देना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो आप इसको ध्यान देते रहेंगे। आगे देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य में कारक कितने हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये भी प्रश्न बन सकता है, कारक के प्रकार कितने होते हैं। कारक पूरे 8 प्रकार के होते हैं। किसमें? हिंदी में। इसको आप याद रखें, हिंदी में कारकों के प्रकार कितना है दोस्तों? 8 है। लड़का पेड़ से गिरा, और कारक की पहचान जो होता है ना वो विभक्ति से करते हैं। और यहाँ पे देखिए से है दोस्तों, और जहां कहीं भी कारक में से अलग होने के भाव में आए वहां पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़का जो है ना वह पेड़ से गिर रहा है, अर्थात लड़का पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। जो वहां कहीं भी अलग होने के भाव में आए वहां पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में पुल्लिंग है उसे चयनित करना है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छांटना होता है। इसमें पुल्लिंग कौन है यही बताना है दोस्तों। पानी है कि आपका नदी है कि आपका रोटी है कि आपका बकरी है। याद रखें रोटी खाई जाती है, ये स्त्रीलिंग है। बकरी चरती है, ये भी स्त्रीलिंग है। नदी बहती है, याद रखेंगे ये भी स्त्रीलिंग है। जो पानी है ना दोस्तों वह पुल्लिंग है। पानी को हरदम पुल्लिंग के भाव में स्पष्ट किया जाता है। पानी बहता है, इसको याद रखेंगे। जब इसको ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपको बता दें, यहाँ पे मैं पुल्लिंग शब्दों को कुछ बता दूं। पुल्लिंग शब्द में देखेंगे आपका पेड़ का नाम हो गया, आपका अनाज का नाम हो गया, ठीक ना, पेड़ का नाम हो गया, आपका अनाज का नाम हो गया, कुछ द्रवों के नाम आप याद रखेंगे, रत्नों के नाम आप याद रखेंगे, पर्वत के नाम याद रखेंगे, महीनों के नाम आप याद रखेंगे। सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। यहीं पे कुछ बहुत ज़्यादा पूछता है कि स्त्रीलिंग की पहचान करने में, जैसे आपकी भाषा हो गई, आपकी लिपि हो गई, ठीक ना, आपकी बोली हो गई, ये सभी किस में आते हैं? तो ये आपका स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषा, लिपि, बोली। और पेड़ हो गया, पेड़ों के नाम हो गया, अनाजों का नाम हो गया, द्रवों का नाम हो गया, रत्नों का नाम हो गया, पर्वतों का नाम हो गया, महीनों का नाम हो गया, सभी आपका पुल्लिंग में आता है। इसको आप याद रखते रहेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, याद रखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संज्ञा का प्रकार नहीं है। कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वो भाववाचक, देशवाचक नहीं होती है दोस्तों। ये संज्ञा का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या हैं? आप 26 नंबर को बताएंगे। पौधा, याद रखेंगे, पौधा का यह सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। पुस्तक भी बहुवचन में आती है, लड़का भी बहुवचन में आता है। सहायता जो होती है ना, एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है, और सहायता सदैव जो होती है ना, एक वचन में आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? याद रखेंगे, पौधा, प्राण, लड़का, पुस्तक। याद रखेंगे बहुवचन जो होता है ना, प्राण, जात जो होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे, इसका इस प्रश्न का लेने का मतलब मेरा एक ही ध्येय है कि यह बहुत बार पूछा है, ठीक ना। तो प्राण जो होता है ना, सदैव या बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रतिध्वनि में कौन सा आपका उपसर्ग होगा? याद रखेंगे, प्रतिध्वनि प्रतिधन के ध्वनि में टूट जाती है, उपसर्ग जो होते हैं आगे लगते हैं। और इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग लग जाएगा। 29 नंबर की बात करेंगे। 29 नंबर क्या है दोस्तों? अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? याद रखेंगे, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें विशेष कार्य को करना न पाया जाता हो, और जो आपका सकर्मक क्रिया होती है उसमें कार्य को करना पाया जाता है। याद रखेंगे, सकर्मक क्रिया जो होती है ना, उसमें कार्य को करना पाया जाता है। रामू खाना खा रहा है, मतलब यह कार्य को कर रहा है, सकर्मक क्रिया हो गई। चालक गाड़ी चला रहा है, वह विशेष कार्य को कर रहा है, ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। माँ स्वेटर बिन रही है, वो मेहनत के द्वारा स्वेटर को बिन रही है, यहाँ पे कार्य होना पाया जा रहा है। श्याम हंसता है, याद रखेंगे, यह अकर्मक क्रिया है। याद रखेंगे, हंसना हो गया आपका, रोना हो गया आपका, या आपके क्या है दोस्तों? अकर्मक क्रियाएं। इसको आप याद रखेंगे, ठीक ना। जैसे आपका पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, गाड़ी चलाना हो गया, स्वेटर बिनना हो गया, सभी आपकी सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। इसको याद रखें, जिसमें कार्य का होना पाया जाता है, एक्चुअली दिखता है कि कार्य कुछ हो रहा है, वो आपका सकर्मक क्रिया। और जिसमें कार्य का होना न पाया जाता है, जैसे हंसना, रोना, ठीक ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण होती हैं। आगे देखेंगे, निम्न में भाववाचक क्या है? यही बताना है दोस्तों कि निम्न में आपका भाववाचक क्या है। याद रखेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह भाववाच्य है। कि श्याम पत्र लिखता है, यह भाववाच्य है। कि आपका मोहन से बैठा नहीं जाता, यह भाववाच्य है। कि पत्र लिखा जाता है, यह भाववाच्य है। याद रखें, जहां कहीं भी अपनी भावनाओं को कर्ता द्वारा अपनी भावनाओं को प्रकट किया जाता है, वहां पे क्या होता है? भाववाचक होता है। याद रखेंगे, मुझे बैठा नहीं जाता, मुझे खाया नहीं जाता, मुझे चला नहीं जाता, ये भावनाएं प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं। याद रखेंगे, तो मुझसे बैठा नहीं जाता, याद रखेंगे, यह मोहन की भावनाएं निकल कर आ रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे मैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और याद रखेंगे, ऐसे ही वीडियो आपके लिए मिलती रहेगी।